स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो हम फॉरेस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। आज हम जो न्यू टॉपिक लेके आए हैं वो है आपके लिए फॉरेस्ट। वन वन क्या होता है, वन का वर्गीकरण क्या है, वन के वर्गीकरण की प्रणाली क्या है, भारत के वन कौन से हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट या वन क्या होता है। तो देखिए ये जो फॉरेस्ट है ये आपका लैटिन वर्ड क्या है, लैटिन वर्ड नहीं सॉरी लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है। क्या है, लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से लिया गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेस्ट किस भाषा से लिया गया है, उस भाषा में किस शब्द से लिया गया है। और फॉरेस्ट का अर्थ होता है गांव से बाहर बसा हुआ क्षेत्र। क्या है, गांव से बाहर बसा हुआ क्षेत्र। अब यहां बात आती है कि यार ये क्या बात हुई, गांव से बाहर बसा हुआ क्षेत्र। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि फॉरेस्ट जो रहते हैं वो हमेशा सघन क्षेत्र, जो आपके डेंस एरिया रहते हैं, यहां पे पॉपुलेशन रहती है, उससे दूर का कोई रिमोट एरिया होता है जहां पे वन आच्छादित रहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा आप समझेंगे। वन जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो संपूर्ण एरिया में, संपूर्ण क्षेत्र में आपके पेड़ पौधे या वृक्षों से घिरा हुआ हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या है। वन जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो पेड़ पौधे हैं या वृक्ष है वो ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन भी है कि वन जो है वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का अध्ययन करते हैं। तो वन क्या हो गया, सबसे पहला चीज आपका वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनिकल साइंस जो है उसके अंतर्गत पाया जाने वाला जो वृक्ष है, आपके पेड़ है, साल हो सकता है, सागौन हो सकता है, आपका बबूल हो सकता है, बांस हो सकता है, जो भी अलग अलग वृक्ष हैं आपके, इनका अध्ययन करना। और अध्ययन किस क्षेत्र में करना, जहां पे इनकी सघनता ज्यादा हो, गांव से दूर, शहर से दूर, मतलब लोगों से दूर का जो क्षेत्र है, इसको वन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वनों का वर्गीकरण। यह आपको एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। या तो आपको आधार के बेस पे पूछ सकता है कि भी मतलब असमान आयु के जो वृक्ष है वो कौन से वनों के वर्गीकरण में आते हैं, या फिर आपको कोई भी अंदर का चीज पूछ सकता है कि बीजों के द्वारा वनों का निर्माण कौन सा वन कहलाता है। तो हम सबको जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वनों का वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनों में पाया जाने वाला जो वृक्ष है उसकी संरचना, उसकी आकृति, उसकी आयु, उसकी पुनर्जनन, उसका स्वामित्व, उसका प्रबंधन, इन सभी के आधार पर उसको समूहों में क्या है, समूह में व्यवस्थित करना। ठीक है, यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है। वनों का वर्गीकरण मतलब जो आपके वन में वृक्ष पाए जा रहे हैं उनको आयु के आधार पे, उनको पुनर्जनन के आधार पे, उनको संरचना के आधार पे, उनको उगाने के आधार पे, सारे आधारों पर वर्गीकृत करना। अच्छा, अब वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ताकि समरूपता दिखाई दे कि जो एक समान के वन है वो अलग वन हो जाएंगे, जो बीजों से उगते हैं उनको अलग वन कहा जाएगा। मतलब क्लासिफिकेशन का मेन मोटो क्या होता है, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर किसी वस्तु विशेष को वर्गीकृत करना, यह आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में मेन हमारे लिए क्या है, वृक्ष है। तो वृक्षों को इन आधारों पर वर्गीकृत करना। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से आधार हैं आपके और उन आधारों में किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आयु के आधार पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। जैसे इंसानों की आयु होती है, जैसे जानवरों की आयु होती है, उसी प्रकार वृक्षों की भी आयु होती है। तो सबसे पहला आपका क्या है, समान आयु के वन। क्या है, समान आयु के वन। तो समान आयु के वन ऐसे वन रहते हैं जिसमें पाए जाने वाले वृक्षों के बीच जो आयु है वो एक समान हो। जैसे कि मान लेते हैं आपके 100 वृक्ष किसी वन में पाए गए हैं, तो यह माना जाता है कि यदि उसमें से क्या है, यदि उसमें से आपका क्या है 75% से ज्यादा, क्या है 75% से ज्यादा, इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। अगर 75% से ज्यादा वृक्ष एक आयु के किसी वन में पाए जाते हैं तो उस वन को समान आयु के वन कहा जाता है, इवन एज्ड फॉरेस्ट। क्या है, इवन एज्ड फॉरेस्ट। जैसे कि
बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। हम बोलते हैं कि टीनेजर्स की आयु जो रहती है 14 से 16 साल के आसपास रहती है, एडल्ट की जो रहती है वो 18 साल से ज्यादा रहती है, बच्चों की जो उम्र रहती है वो 1 से 2 साल रहती है। ऐसा हम क्लासिफाई करते हैं ना कि भाई इतने आयु में अगर कोई व्यक्ति पाया जा रहा है तो अगर 18 साल से ज्यादा हो गया तो हाँ इसको एडल्ट बोलेंगे। तो हमने क्या किया, एक आयु रखा और उस आयु में जितने लोग आए उनको उस वर्ग में रखा गया। यही चीज आपके यहां पर भी होती है कि 100 पौधे हैं तो उसमें से अगर 75 या उससे ज्यादा पौधे एक ही आयु के हैं तो उसको समान आयु के वृक्ष कहे जाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आपके असमान आयु के वन में क्या हो जाएगा कि ऐसे वन जहां पे पाए जाने वाले वृक्षों के मध्य या पाए जाने वाले वृक्षों में 25% से ज्यादा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 75% से कम। अगर यहां 75% से ज्यादा है तो 25% से कम होगा ना पहले वाले में, और यहां पे जस्ट इसका क्या उल्टा हो जाएगा, आपका 75% से जो आपके कम वृक्ष रहेंगे उनकी आयु एक समान रहेगी। अच्छा, यहां पे इन दोनों में एक और चीज भी रहती है ना कि आयु की गणना कितने वर्षों में किया जाएगा। तो यह भी कहा गया है कि यदि कोई वृक्ष, ये दोनों में ऐसे समझेंगे ना, यदि किसी वृक्ष को 100 वर्षों तक नहीं काटा गया है तभी हम समान आयु के या असमान आयु के वनों को निर्धारित कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज लगाया और 1 साल के बाद हम उसको इवन एज बोल देंगे। 100 वर्षों तक अगर उस वृक्ष को नहीं काटा गया या उस वन को नहीं काटा गया है, वहां पे जो वृक्ष पाए जाएंगे अगर उन वृक्षों की संख्या 100 है और उसमें से 75 या उससे ज्यादा एक समान आयु के हैं तो उसको समान आयु, और अगर 25% या 75% से कम आयु के वृक्ष, अलग अलग आयु के वृक्ष पाए जाते हैं तो उनको असमान आयु के वन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुनर्जनन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजेनरेशन। जैसे कि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बनता है ना भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि हमने एक पेड़ लगा दिया वो जिंदगी भर रहेगा, एक वक्त या एक अवधि के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होने के पश्चात वापस से वनों को लगाना ये पुनर्जनन का आधार कहलाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन। तो इसमें दो हैं आपके, एक है आपका हाई वन जिसको हाई फॉरेस्ट कहा जाता है, और एक है आपका स्थूण या इसी को कॉपी वन कहा जाता है, कॉपी फॉरेस्ट आपने सुना होगा। तो हाई फॉरेस्ट क्या है, ऐसा वन जिसका निर्माण बीजों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि बीजों के द्वारा वनों का निर्माण कौन सा वन कहलाता है, हाई वन। यदि बीजों को छोड़ के वनस्पति से या पौधों के किसी हिस्से से हम नया वन निर्माण कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कॉपी वन। मतलब आप यहां यह समझ सकते हैं कि बीजों के द्वारा प्रवर्धन मतलब क्या है, लैंगिक प्रजनन। क्या है, लैंगिक प्रजनन। और पौधे के किसी हिस्से से नया पौधा बनाना अलैंगिक प्रजनन। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी पौधे के तने को काट के वहां से नया पौधा बनाते हैं, तो यह आपका किसमें आ जाता है, अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन से जिस वनों का निर्माण किया जाता है उसको कॉपी वन कहा जाता है। और यदि किसी वन का निर्माण बीजों से किया जा रहा है, सीड से किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हाई फॉरेस्ट। क्लियर है? अब देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसमें आपके बहुत सारे टाइप हैं, आप लेयरिंग कर सकते हैं, आप गूटी लगा सकते हैं, आप कटिंग कर सकते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे, ये आपके एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर वाला जो सेक्शन है ना, वहां पे हम इस चीजों को पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान में, कि कैसे पौधे के किसी हिस्से से नया बनाया जाता है। ठीक है? थर्ड है आपका रचना के आधार पे। देखिए यहां पे हमने आयु लिया था, यहां पे रचना। रचना का मतलब होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर मतलब क्या, यदि किसी वन में 80% से ज्यादा पौधे, क्या हैं, 80% से ज्यादा पौधे किसी एक स्पीसीज के हों, क्या है, किसी एक स्पीसीज के हों या एक प्रजाति के हों, तो उनको शुद्ध वन कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है, शुद्ध वन। मतलब यदि किसी वन में जो वृक्ष पाए जा रहे हैं वो किसी एक ही प्रजाति के, जैसे सागौन का वृक्ष है, तो अगर किसी वन में 100 में से 80 या उससे ज्यादा सागौन के वन है तो उसको क्या कहेंगे हम, शुद्ध वन, शुद्ध सागौन का वन। मान लेते हैं कि वहां पे सागौन की जगह बबूल है तो उसको क्या कहेंगे, बबूल का वन।
लेकिन मिश्रित वन में क्या रहता है? ऐसा वन जहां पे अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे 20 पेड़ हो गया आपके सागौन का, 20 पेड़ हो गया आपके साल का, 20 पेड़ हो गया आपके बबूल का, 20 पेड़ हो गया आपके बेम्बू का। अलग अलग प्रजाति के जब वृक्ष किसी जंगल में पाए जाते हैं तो उनको एक साथ क्या कहा जाता है? मिश्रित वन। अच्छा, मिश्रित वन में भी एक कंडीशन है ना। क्या कंडीशन है? कि हमने शुद्ध वन में क्या कहा था कि 80% से ज्यादा की प्रजाति होनी चाहिए। मतलब यहां पे क्या बात आ जाएगा कि आपका जो मिश्रित वन है उसमें 80% से जो 80% की जो प्रजाति रहती है वो मिश्रित होनी चाहिए। पर ऐसा यहां नहीं है। यहां पे एक कंडीशन बस है। यहां पे अलग अलग स्पीसीज तो रहेगी, पर कोई एक स्पीसीज, मतलब कोई एक प्रजाति का जो वृक्ष है, कोई एक प्रजाति का वृक्ष 20% होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिश्रित है तो सबको मिला दिए। कम से कम कोई एक प्रजाति, 100 पौधा है तो 20 पौधा यार कम से कम सागौन का होना चाहिए। बाकी का जो 80% बचा उसमें आप कुछ भी लगा लो, पर 20% एटलीस्ट आपका एक प्रजाति का होना चाहिए। जबकि शुद्ध वन में क्या है? मिनिमम 80% का प्रजाति होना चाहिए। किसी वृक्ष की प्रजाति 80% होगी तभी उसको शुद्ध वन कहा जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उगाने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या आपका सामान्य वन और असामान्य वन। तो यहां पे आप ऐसे समझेंगे कि यदि एक वर्ष में किसी वृक्षों की ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों का लाभ या उत्पादन एक समान हो रहा है। मान लेते हैं कि हमने जनवरी में कोई वृक्ष लगाया है जो आपका क्या है? दिसंबर में प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या है? जनवरी में कोई वृक्ष लगाया है जो दिसंबर तक उत्पादन देना शुरू कर देगा। अब मान लेते हैं कि वहां 100 पेड़ हमने ऐसे लगाए थे, जिसमें से 80 पौधे जो है वो दिसंबर में उत्पादन दे रहे हैं, जबकि 20 पौधे जो हैं वो आपका मार्च में हो सकता है, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वन में वृक्षों के द्वारा या अधिक से अधिक वृक्षों के द्वारा एक ही समय पर उत्पादन दिया जा रहा है तो उसको सामान्य वन कहते हैं। और यदि वृक्षों के द्वारा अलग अलग वृक्षों के द्वारा अलग अलग समय में उत्पादन दिया जा रहा है तो उसको असमान वन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है स्वामित्व के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मालिक कौन है भाई वन का? कौन हैंडलर है? कौन प्रभुत्व रखता है? तो सबसे पहला राजकीय वन, नाम से समझ आ रहा है क्या? राज्य, मतलब राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। ऐसे वन जिसमें वनों पर संपूर्ण प्रभुत्व जो है, जो स्वामित्व है या जो नियम कानून बनाना है या जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। ऐसे वनों को क्या कहते हैं? राजकीय वन। क्या कहा जाता है ऐसे वनों को? राजकीय वन। मतलब ऐसे वन जहां पर वनों पर अधिकार या वनों पर स्वामित्व या वनों पर जो निर्णय लेने का काम है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसको राजकीय वन कहते हैं। सेकंड है आपका निजी वन। जब कोई व्यक्ति विशेष, क्या है यहां पे आपका क्या आ जाएगा? व्यक्ति विशेष। जब कोई व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए अपने फार्म या अपने घर या फिर किसी स्थान पर वनों का निर्माण करता है, अपने लिए ना, किसी और के लिए नहीं, मेरा सेल्फ ऑनरशिप रहेगा, इसका मालिक मैं रहूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अपने फार्म में अपने घर के आसपास चारों तरफ वन लगा दिया, तो इस वन को क्या कहा जाता है? निजी वन। मतलब स्वामित्व, अधिकार जो रहता है वो किसी एक का होगा। राजकीय वन में अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। थर्ड है आपका सामुदायिक वन, कम्युनिटी फॉरेस्ट। जब कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, क्या है? कुछ लोग आपस में मिलकर जरूरत और उस स्थान की आवश्यकता के अनुसार वनों का निर्माण एवं प्रबंधन करते हैं, उसको सामुदायिक वन कहते हैं। क्या है? सामुदायिक वन हम बोल सकते हैं कि समूह के द्वारा। क्या है आपका? समूह। जब कुछ लोग आपस में मिल गए, जैसे हमने देखा कि भाई हमारे स्थान पे आपका साल का अच्छा प्रोडक्शन होता है, सागौन का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो हम लोगों ने क्या किया? कुछ ग्रुप मिले आपस में और कुछ स्थान पे हमने वनों का निर्माण किया, तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका सामुदायिक वन। लास्ट में है पंचायत वन। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, पंचायत मतलब किससे रिलेटेड होगा? आपके गांव से। गांव पे मतलब ऐसे वन जिसमें स्वामित्व गांव के लोगों का तथा पंचायत का होता है, जहां पे आपका क्या है? सरपंच होगा मेन। क्या है? सरपंच होगा मेन। मतलब
ऐसा वन जिसपे अधिकार ग्रामीण लोगों का और मुख्य व्यक्ति सरपंच हो, ठीक है, तो ऐसे वन को क्या कहा जाता है? आपका ग्रामीण वन। जो गांव के विकास के लिए, जो गांव की समृद्धि के लिए उसके अनुरूप बनाया जाए, वह आपका ग्रामीण वन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रबंधन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे किसी चीज का प्रबंध किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला है उत्पादन वन, नाम से समझ आ रहा है, उत्पादन, प्रोडक्शन, ऐसे वन जिसका उपयोग उत्पादन लेने के लिए किया जाता है। क्या है? ऐसे वन जिनका उपयोग प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फिर चाहे हमें भोजन चाहिए, फिर चाहे हमें लकड़ी चाहिए, फिर चाहे हमें वहां से ईंधन चाहिए, फिर चाहे हमें रेशा चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए वनों से प्राप्त जो वस्तु है उसका उपयोग उत्पादन के दृष्टिकोण से किया जाए, तो ऐसे वन को उत्पादन वन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, सॉरी, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहा जाता है। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज की रक्षा करना। क्या है? किसी चीज की रक्षा करना। तो ऐसे वन जो कि किसी स्थान को प्राकृतिक आपदाओं से बचाए, जैसे कि हिमस्खलन, जैसे कि भूस्खलन, जैसे कि बाढ़, जैसे कि भूक्षरण, अलग अलग होता है ना, आपको पता है ना कि पेड़ जो रहते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो आपका बाढ़ हो गया या जो भूक्षरण हो गया या जो हिमस्खलन हो गया, ये नहीं होता है। तो रक्षित वन क्या है? ऐसे वन जो किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक या कृत्रिम आपदाओं से बचाव करे, ऐसे वनों को रक्षित या प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फार्म वन। तो देखिए, फार्म वन और निजी वन लगभग एक जैसे ही। क्या है फार्म वन? जब कोई व्यक्ति, मैंने जैसे आपको वहां पे बताया था, फार्म मतलब अपने घर के चारों ओर वनों का निर्माण करता है। तो यहां पे फार्म वन क्या है? जब कोई व्यक्ति विशेष अपने निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या निजी स्वार्थ के लिए वनों का निर्माण करके वहां से प्राप्त वस्तुओं को उपयोग में लाता है, तो इसे फार्म वन कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्म वन। कोई एक व्यक्ति, उसकी जरूरत, उसकी इच्छा, उसके अनुसार उसने वन लगाया, उससे जो प्रोडक्शन मिला उस प्रोडक्शन का यूज किया, फार्म वन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक वन। तो सामाजिक वन और सामुदायिक वन भी एक जैसे हैं। सामाजिक वन में क्या किया जाता है कि समाज के कुछ लोग आपस में मिलके उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जब वनों का निर्माण करते हैं और उस निर्माण से प्राप्त वस्तुओं को इच्छा अनुसार अपने समूह में वितरित करके अत्यधिक लाभ उठाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? सामाजिक वन। लास्ट है आपका मनोरंजन वन। ऐसे वन जिनका निर्माण लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स हैं आपका, ठीक है, अभ्यारण्य है आपका, वाटर पार्क्स हो जाते हैं आपका, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वाला हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा क्या? मनोरंजन। ऐसा वन जिसका उपयोग लोगों के मनोरंजन, लोगों के जरूरत तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है, टाइम पास के लिए, ठीक है, या एंटरटेनमेंट के लिए जब वन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मनोरंजन वन। चलिए नेक्स्ट है आपका कानूनी आधार पे। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा नियम कानून है जो पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? सबसे पहला तो इसमें पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के किस अध्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है, या फिर इसमें किसका स्वामित्व होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए इसको बताते हैं अपन। पहला क्या आपका? आरक्षित वन, जिसको कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखिए रिजर्व का मतलब क्या होता है? जब भी हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, किसी चीज का रिजर्वेशन कराते हैं ना, मतलब क्या करते हैं? उस चीज को किसी निश्चित समय के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए रख दिया जाता है कि कोई और उपयोग ना कर पाए। क्या है? कोई और उपयोग ना कर पाए। रिजर्व फॉरेस्ट क्या रहता है? भारतीय सरकार का इसमें स्वामित्व रहता है, भारत के सरकार का इसमें अधिकार रहता है, और यह ऐसा वन प्रणाली है या ऐसा वन है जिसमें वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क के लिए वनों का निर्माण किया जाता है। यह पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रहता है, सरकार के द्वारा इसको आरक्षित किया जाता है। स्वामित्व किसका है? भारतीय सरकार के द्वारा। किस चीज के लिए किया जाता है? वन्य जीव के लिए, अभ्यारण्य के लिए या राष्ट्रीय उद्यान के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, क्या? भारतीय वन अधिनियम 1927, ये चीज याद रखेंगे। क्या है? भारतीय वन अधिनियम 1927 के कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है? तो ये अध्याय 2 में आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रिजर्व फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कौन से चैप्टर में आता है? तो चैप्टर नंबर 2 में आता है। फिर सेकंड है आपका ग्रामीण वन।
नाम में समझ आ रहा है, ऐसे वन जिसका उपयोग या जिसका स्वामित्व ग्रामीण के लोगों के विकास और के लिए होता है, ग्रामीण लोगों के द्वारा होता है। इसमें ग्राम के जो लोग होते हैं या जो विलेज एरिया के जो पीपल्स रहते हैं वो कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाने के बाद इसका प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें कानूनी अधिकार किसी गांव का होता है और यह भारतीय अधिनियम वन अधिनियम 1927 के अध्याय 3 में आता है। क्या आता है? अध्याय 3 में। ठीक है। लास्ट है आपका संरक्षित वन, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए प्रोटेक्टेड मतलब क्या है? रक्षा करना। किसकी रक्षा करेंगे? तो ऐसा वन, इसमें भी भारतीय सरकार का स्वामित्व रहता है, भारतीय सरकार का अधिकार रहता है। और यह इस प्रकार का वन होता है जिसमें जो आपके वन्य जीव हैं या जिन जीवों की जो वनों में रहते हैं या वनों में जो पाए जाने वाले लकड़ियां जो कीमती लकड़ियां हैं, उनके संरक्षण के लिए संरक्षित वन बनाया जाता है। यहां पे आप कोई नहीं जा सकता भाई, यहां पे किसी का अधिकार होना बड़ा मुश्किल है। ये एकदम प्रोटेक्टेड रहता है और ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अध्याय 4 में आता है। क्लियर है? तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बाद ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात वनों के वर्गीकरण की प्रणाली क्या है, किस प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और वो प्रणाली किसके द्वारा दी गई है। यहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 प्रणालियां मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। पहला है आपका बॉटनिकल या वानस्पतिक प्रणाली, दूसरा है आपका क्लाइमेटिक या मौसम वर्गीकरण की प्रणाली और तीसरा आपका इकोलॉजिकल या फिर पारिस्थितिक वर्गीकरण की प्रणाली। तो होता क्या है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में? यह कहा जाता है कि वर्गीकरण की ऐसी प्रणाली है जिसमें वनों का वर्गीकरण वहां पर पाए जाने वाले वनस्पति की संरचना या उसके संगठन या आकार के आधार पर किया गया हो। अर्थात यदि किसी वन का वर्गीकरण वहां पाए जाने वाली वनस्पति के संरचना, वहां के संगठन या उसके आकार पे किया गया हो तो उस प्रणाली को बॉटनिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये सिस्टम को देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे फोर्सबर्ग और वेब, अर्थात वेब और फोर्सबर्ग क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? यह पूछा जा सकता है कि वनों के वानस्पतिक वर्गीकरण की प्रणाली को किसके द्वारा दिया गया था? तो फोर्सबर्ग और वेब के द्वारा। एज इट इज आपका क्लाइमेटिक या मौसम के आधार पे, तो यह वर्गीकरण की ऐसी प्रणाली है जहां पे वनों का वर्गीकरण वहां की तापमान, वहां के जलवायु के आधार पे किया जाता है, मौसम के आधार पे। मतलब यदि कोई स्थान ठंडे क्षेत्र में है या किसी स्थान का तापमान गर्म है, जैसे बोलते हैं ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण, उष्ण, ठंड, तो अगर उस स्थान की मौसम के आधार पे या उस स्थान के तापमान के आधार पे वर्गीकरण होता है तो इसको क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसमें जो प्रसिद्ध था वो एक है कोपेन क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। बट इसके साथ ही साथ आपका सिम्फर क्लासिफिकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। अर्थात ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो दिया था। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत में यही सिस्टम फॉलो होता है। क्या है? इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक प्रणाली। ये जो थे आपके चैंपियन और सेट 2 वैज्ञानिक थे। पारिस्थितिक वर्गीकरण की प्रणाली में किसी भी वन के जलवायु, तापमान, स्थलाकृति, विशेष चीजों को ध्यान पे रखा जाता है। मतलब वहां की जलवायु कितनी है, वहां का एवरेज रेनफॉल कितना है, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, क्या वहां का स्थिति है, क्या वहां के मौसम है, इनके आधार पे पारिस्थितिक, इकोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाला, जहां जीवों के मध्य संबंध, जहां पशुओं और जीवों और वनस्पति के मध्य संबंध रहता है। तो ऐसे वर्गीकरण को दिया था चैंपियन और सेट ने। और यह पूछा जाता है कि भारत में, यह आपका आया है कि भारत में वनों का जो प्रकार या जो वनों का क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था? तो चैंपियन व सेट ने किया था। कब किया था? 1935 में। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे, यह पूछा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? भारत के वनों को सबसे पहले 5 मेजर ग्रुप में बांटा। क्या किया? 5 मेजर ग्रुप में बांटा और उस 5 मेजर ग्रुप को वापस से 16 समूहों में वर्गीकृत किया गया। आपको यही 16 समूह पढ़ने हैं, ठीक है? तो पूरे 16 समूह के नाम याद नहीं करने, बहुत सारे हैं, वो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि पूरा रटना है। देखिए वही चीज पढ़नी है जो आपको पूछा जाता है। तो
सबसे पहला चीज क्या पूछ सकता है कि वनों का जो वर्गीकरण था उसको किसने किया था? भारत के वनों का वर्गीकरण चैंपियन व सेट ने किया था। कब किया है? 1935 में। कितने समूहों में बांटा? 16। ये 5 मेजर है ना, तो मेजर को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है? बस 16 ग्रुप्स थे। अच्छा, उस ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा था? कौन सा वन जो है वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? भारत के कुल 100% वनों का क्या है? कुल 100% वनों का 40.86% वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ही होता है। अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से लूं तो 3,13,617 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भारत का वन क्षेत्रफल कितना है? 7,67,581 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,67,581 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 3,13,617 स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। कितना पाया जाता है? मात्र 180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन का 0.02% ही है। अच्छा, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमने तो ये देख लिया कि 7,67,500 ये जो आपका 81 वर्ग किलोमीटर है, इसमें सर्वाधिक कौन से राज्य के पास है? मतलब किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला जो आपका राज्य है वो याद रखेंगे कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये तो रहा सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत के आधार पे, मतलब 100% भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे किस राज्य के वन सबसे ज्यादा है? तो याद रखेंगे मिजोरम। क्या है? मिजोरम, जहां पर 85%, ठीक है, इससे ज्यादा है, 85.27 समथिंग है, 85%। मतलब मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 85% क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है। क्या है? वनों से घिरा हुआ है। अगर आपको क्षेत्रफल में पूछा तो मध्य प्रदेश लगभग 77,000 कुछ किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत में पूछा तो मिजोरम। अच्छा, एक और सवाल आता है कि कौन सा राज्य में लगातार वनों में वृद्धि हो रही है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज कौन से राज्य में बहुत तेजी से हो रहा है? तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में वनों का क्षेत्रफल बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है। ये सबसे तेज है। क्या है? सबसे तेज। और अगर आपको बोला गया कि किस राज्य में वनों की वृद्धि में कमी आ रही है, तो मणिपुर। क्या है? मणिपुर। यहां पे कमी आ रही है, मतलब वन बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। तो आपका फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ये आपको बताया जा चुका है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और यहां से जो भी सवाल आपके आ सकते हैं या आए होंगे ये आपको बताए जा चुके हैं। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।